गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो कि रिलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। साथ साथ इनका वेरिएशन बताएंगे कि किस तरह से ये वेरिएट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मूले क्या क्या होते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इस कंडक्टिविटी के बारे में, कप्पा Sp इज इक्वल टू L अपान Ra। ये फार्मूला था जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपका मोलर कंडक्टेंस के लिए फार्मूला बताया था कप्पा M दैट्स इज इक्वल टू 1000 अपान M मोलरिटी इनटू कप्पा Sp। तीसरा फार्मूला बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए कप्पा Eq इज इक्वल टू 1000 अपान M मोलरिटी इनटू कप्पा Sp। इसके बाद हमने कप्पा M और कप्पा Eq में रिलेशन आपको बताया था। कप्पा Eq इज इक्वल टू कप्पा M अपान Z, जहां पे हमने Z बताया था आपका n फैक्टर हो सकता है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स कराए थे। साथ साथ में आपको सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल्स टू L अपान A, ये हम जो भी फार्मूले यूज होने हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई सेल हम जब प्रिपेयर करते हैं या किसी में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरते हैं तो उसकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सपोज कीजिए ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं और ये हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। इसकी डिस्टेंस L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हम L अपान A की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर हमको कोई एक सॉल्यूशन दिया गया और वो उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को खाली करके कोई दूसरा सॉल्यूशन फिलअप करें, जैसे कि आप फार्मूले में देख रहे हैं कि हमारा कोई हमको किसी एक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया जाए और रेजिस्टेंस दे दिया जाए। सपोज कीजिए मैंने बोला कि हमने BaCl2 सॉल्यूशन फिलअप किया है और ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 50 ओम का। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इसके अंदर BaCl2 फिलअप कर दिया और इसका रेजिस्टेंस 50 ओम आ रहा है और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दी गई आपको 5.5 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसको खाली करके कोई दूसरा सॉल्यूशन भर रहे हैं और दूसरा सॉल्यूशन हम इसमें H2SO4 का फिलअप कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। अब इसकी अगर हमको डिटेल निकालनी है कि मोलर कंडक्टेंस कितना है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस इन्होंने दे दिया 20 ओम। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाले डाटा को यूज करके यानी BaCl2 का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला यहाँ पे पुट करके हमें L/A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और जब सेल कांस्टेंट निकल आएगा, सेल कांस्टेंट हमारा यही सेल है, वो फिक्स होगा जब हम सॉल्यूशन चेंज कर दें या बदल दें। हम इसमें से BaCl2 हटा करके जब H2SO4 भरेंगे तो H2SO4 का रेजिस्टेंस चेंज होगा, कंसंट्रेशन दी होगी, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। कैसे आता है क्वेश्चन, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज फिल्ड बाय BaCl2 सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस 5.5 into 10⁻² ohm inverse centimeter inverse, offer a resistance of 50 ohm. If
same cell is filled by 0.1 ml H2SO4 solution. It offers a resistance of 20 ohm. Calculate a specific conductance of 0.1 ml H2SO4 solution. तो पहले हमको क्या करना है, पहले हम इस डाटा के अकॉर्डिंग कप्पा एसपी का फार्मूला लगाएंगे L/RA। हमको कप्पा एसपी की वैल्यू दी गई है 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/50, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको 50 ओम दिया गया है, और L/A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 50 इधर से रह जाएगा तो हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई 5 5 का 25, 5 5 का 25 और 2 7 इंटू 10 टू दी पावर -2। दिस इज L/A। ये L/A की वैल्यू आ गई। L/A की वैल्यू उसी सेल के लिए सेम रहेगी। यही L/A की वैल्यू हम इस सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको H2SO4 का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है तो हम फार्मूला लिखेंगे कप्पा Sp इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, और कप्पा Sp निकालेंगे 1/20 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम, और L/A की वैल्यू ये आपकी आई है 275 इंटू 10 टू दी पावर -2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1 3 7, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, और 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जब आप इसका स्पेसिफिक, अभी किसका निकला है H2SO4 का, इसके साथ साथ आप मोलर निकालना चाहते हैं तो अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो मोलर कंडक्टेंस अगर आप लगाएंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा कप्पा M इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलर T। H2SO4 की मोलर T आपको 0.1 दी गई है, इंटू कप्पा Sp की वैल्यू आ गई है 13.75 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये आपका पॉइंट हट गया, और ये हो गया आपका 1375। अब आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट जो हमने फिल किया उसको हम चेंज करें, चेंज करने का मतलब है उसको डाइल्यूट करें या कंसंट्रेट करें, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करें। सपोज कीजिए पहले उसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 m मोल पर लीटर, अब हमने उसमें कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया 0.02 कर दिया। क्या मीनिंग हुआ कि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, वाटर बढ़ा दिया उसमें कंटेंट में, तो मोल्स उसके वही रहे लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो कंसंट्रेशन चेंज करने का मीनिंग हुआ कि डाइल्यूट करने पे उसकी स्पेसिफिक मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देख रहे हैं आपके दो फार्मूले जो हैं कप्पा M और कप्पा EQ, इनमें कंसंट्रेशन वर्ड आ रहा है। कप्पा M 1/m, कप्पा EQ इज इक्वल टू 1/n या 1000/n, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, यानी ये नॉर्मलिटी या मोलरिटी कम होगी, पानी बढ़ाने पे डाइल्यूट होगा, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो ये कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया 0.1 m और 0.02 m, यानी सॉल्यूशन डाइल्यूट किया गया है तो कंसंट्रेशन कम करी हुई है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे आपकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, अफेक्टेड होगी, और इक्विवेलेंट भी इफेक्टेड होगी। अफेक्टेड का मतलब हुआ कि चेंज होगी। अब चेंज में क्या चेंज आप देखेंगे, बढ़ेगी या घटेगी। आप देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू कम हो जाए तो डिवाइड छोटे नंबर से होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी।
उसी तरह से डाइल्यूशन करने पे नॉर्मलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। मींस अगर हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मींस डाइल्यूशन वर्ड यूज करना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड का यूज नहीं करना है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस increases on increasing dilution volume, डाइल्यूशन वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे एंड अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मींस ये वैल्यू जो है सबसे ज्यादा कब होगी जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, इनफाइनाइट होगा। आपने इतना पानी मिला दिया है, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है कि उसकी कंसंट्रेशन जीरो के बराबर पहुंचने वाली, जीरो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली जीरो। बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पे क्या होगा, जितने भी आयन हैं उसमें सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और मोलरिटी जो है आपकी डिक्रीज कर जाएगी और कप्पा एम की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस वैल्यू को हम कप्पा एम इनफाइनाइट बोलेंगे, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। कुछ बुक इसको कप्पा एम जीरो भी बोलती है। कप्पा एम जीरो या कप्पा एम इनफाइनाइट ये बोल सकते हैं, और इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सेम चीज आपके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी पे भी एप्लीकेबल होगी। मींस अगर आप डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कब सबसे ज्यादा होगी, जब आपका डाइल्यूशन वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके लिए। जैसे हमने यहाँ पे कप्पा एम के लिए लिखा है, यहाँ पे कप्पा ई क्यू करके आप सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और कप्पा ई क्यू इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन वॉल्यूम एंड अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन स्पेसिफिक के केस में ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक में आप देख रहे हैं कहीं पे आपका m या n नॉर्मलिटी, मोलरिटी या कंसंट्रेशन का कोई यूज नहीं हो रहा है आपने, तो फिर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जब डाइल्यूट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने की वजह से कप्पा एसपी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट ये नंबर 3 आएगा। 2 नंबर पे ये लिख दिया था, 1 नंबर मैंने पहले बता दिया था। नाउ 3 नंबर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन वॉल्यूम। मींस कि अगर आप वाटर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी नॉर्मलिटी दियो या नहीं दियो, स्पेसिफिक ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। ये थे 3 इफेक्ट आपके, जो कि डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टेंस पे चेक करेंगे। 3 टाइप्स की कंडक्टेंस है आपकी, तीनों पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मींस अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और कंडक्टिविटी हो रही है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो तीनों कंडक्टेंस स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट, तीनों के तीनों इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं इंक्रीज? क्योंकि मोबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, आयंस
तेजी के साथ मूव करने लगते हैं और आयन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली मोलर के लिए ही है इसमें सिलेबस में। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें यानी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, यानी कि पानी कम करें, पानी कम करने का मतलब कम तो नहीं हो सकता, उसमें आयंस बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका अपोजिट होगा, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा तब होती है जब वो सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। मींस अगर नॉर्मली हम अगर स्टेटमेंट बोलेंगे तो मोलर कंडक्टेंस decreases on increasing कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो मोलर कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये डिपेंड करेगी, डिक्रीज तो करेगी लेकिन किस तरह से डिक्रीज करेगी ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले मैंने बताया था आपको कितनी तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आप अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी और वीक में भी डिक्रीज करेगी, लेकिन दोनों में डिक्रीज करने का जो मैनर है वो अलग अलग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिक्रीज होने के लिए स्लोली डिक्रीज करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इधर हम मोलर कंडक्टेंस लें और इधर हम अंडर रूट कंसंट्रेशन लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता है, और कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो देखिए कभी भी कंसंट्रेशन 0 तो नहीं होगी, कुछ कंसंट्रेशन होगी। उसके जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे KCl है या NaCl है, एक्वस, ऐसा कुछ ले रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे ग्राफ पे, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0 तो नहीं हो सकती है कंसंट्रेशन, लेकिन ग्राफिकली यहाँ पे तभी ग्राफ को यहाँ टच नहीं किया गया। 0 पे जस्ट बाद में अगर हम देखें तो बहुत कम कंसंट्रेशन होगी, मिनिमम कंसंट्रेशन 0 पे जस्ट बाद होगी। थोड़ा सा आगे से हमने कंसंट्रेशन ली है, जब कंसंट्रेशन कम थी तो ग्राफ हाईएस्ट पोजीशन पे था, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, पीछे की तरफ डॉटेड बढ़ाएं, या तो यहाँ पे ये स्ट्राइक कर जाएगा 0 कंसंट्रेशन पे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें कंसंट्रेशन 0 होगी तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टेंस या डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा, तो उसको हम कप्पा m इनफाइनाइट या कप्पा m0 बोल सकते हैं।
तो ये वो वैल्यू है जो मिनिमम कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसके लिए एक इक्वेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो उसमें लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। उस इक्वेशन को जिसके थ्रू हम किसी भी कंसंट्रेशन पे इनफाइनाइट कंसंट्रेशन का यूज करके उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हकर्स ऑन सागर रिएक्शन। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही होती है। इसका फॉर्म इक्वेशन है कप्पा m इज इक्वल्स टू कप्पा m इनफाइनाइट माइनस b अंडर रूट c। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम कप्पा इनफाइनाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन में निकालना है b कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लगा करके अलग अलग कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही ग्राफ, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा, अगर हम यही ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाते हैं, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इधर हमने कप्पा m लिया, इधर अंडर रूट c लिया, तो हम देखते हैं कि ग्राफ न्यू बनता है। पहले तो एकदम से गिरती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एकदम तेजी के साथ में गिरेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम सामने आ रही, एग्जांपल है जैसे CH3COOH है या NH4OH है एक्वस। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम अगर इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते भी हैं, ग्राफ को डॉटेड पीछे की तरफ, तो ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और जब y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ग्राफ के थ्रू नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि किस तरह से मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन से और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैरी करती है। अब अगर आपको इसकी कैलकुलेट ही करनी है, कह दिया जाए कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालिए एसिटिक एसिड की, तो ग्राफ के थ्रू आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट स्टडी करनी पड़ेगी, वो होगा आपका कोहलराश लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम कोहलराश लॉ और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो कल का वीडियो मिस नहीं करेंगे। ओके, गुड बाय।